विद्यार्थियों, मेरा नाम प्रदीप कुलश्रेष्ठ है और मैं आपके सामने औद्योगिक तालीम संस्था के आधार पर जो विद्यार्थी उत्तीर्ण होकर अलग अलग कंपनियों में काम करते हैं, वो टेक्सटाइल की मिल भी हो सकती है, वो मैकेनिकल वर्कशॉप भी हो सकती है, वो पेपर इंडस्ट्री भी हो सकती है, वो आयरन एंड स्टील कंपनी भी हो सकती है। सब जगह मशीनों की सेटिंग के बेसिक्स एक से होते हैं। हमको बेसिक जानना चाहिए। तो यहाँ मैं पूरी अपनी कोशिश करूंगा कि आपको मशीन पे काम कैसे किया जाता है उसके बेसिक्स बताऊं। मेरे लेक्चर का टॉपिक है मशीन शॉप ऑपरेशंस फॉर फॉरमैन एंड मैकेनिक। यदि हम एक्चुअल मायने में देखने जाएं तो जो मशीन के ऑपरेशन होते हैं उनको फ्लोर पे कंट्रोल करने के लिए फॉरमैन और मैकेनिक सबसे ज़्यादा जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जो कि मशीनों की सेटिंग्स करते हैं, मशीनों की मेंटेनेंस करते हैं, मशीनों के लुब्रिकेंट्स पे काम करते हैं और सबको ऑन जॉब ट्रेनिंग भी देते हैं कि कैसे काम करें कि अच्छी एफिशिएंसी आए, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बने, आदि आदि। यदि हम देखें तो मशीन बहुत पुरानी है और ये काम की नहीं है, ये कंसेप्ट अब नहीं रहा। वास्तव में मशीन कितनी भी पुरानी हो, लेकिन यदि मेंटेनेंस उसकी बहुत अच्छी है तो मशीन कहीं पुरानी नहीं कहलाती। अगर हम नई मशीन ले आए, उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं करें, उसमें ऑयल ग्रीस नहीं डालें, तो वो 2 साल में खराब हो जाएगी। लेकिन यदि हम पुरानी मशीन को बिल्कुल बढ़िया तरीके से मेंटेन करते हैं, मशीन के मैनुअल के अनुसार चलते हैं, सेटिंग्स करते हैं, तो हमने देखा है कि 40-40 साल पुरानी मशीनें भी बिल्कुल नई मशीन की तरह काम करती है। इसके अलावा आजकल कोई भी कंपनी में कस्टमर को अच्छा प्रोडक्ट चाहिए, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट और टाइम पर डिलीवरी चाहिए। इसके लिए मेंटेनेंस इस कंपनी का हार्ट होता है, दिल होता है, क्योंकि दिल धड़कना बंद करे तो आदमी मृत्यु हो जाती है, वैसे मेंटेनेंस बंद हो जाए तो मशीन काम की नहीं रहती। तो टाइम पे मेंटेनेंस करने से क्या होता है कि मशीन बिल्कुल लगातार चलती रहेगी, उसकी एफिशिएंसी बनी रहेगी, काम करने वालों प्रसन्नता का वातावरण रहेगा, उन्हें काम करते करते कभी भी ऐसा नहीं रहेगा कि वो काम से एंजॉय नहीं कर रहे हैं, और अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनेगा, अच्छे प्रोडक्शन उत्पादन होगा। तो छात्रों, इसको आप ध्यान से सुने कि अच्छी मेंटेनेंस कंपनी होगी तो हमारे कस्टमरों को भी अच्छा काम करने के लिए आकर्षित करती है। अब हम देखने जाएं तो जो मशीन मेंटेनेंस के बेसिक्स होते हैं वो 7 प्रकार के होते हैं। पहला, मशीन के मैनुअल हैं वो उपलब्ध है कि नहीं है। जब भी कोई मशीन नई आती है तो उसका जो मैन्युफैक्चरर होता है, जो मशीन बनाने वाली कंपनी होती है, वो एक मैनुअल देती है जिसमें मशीन को कैसे चालू करना है, कैसे उसका रखरखाव करना है, क्या उसके चेक पॉइंट्स हैं, कितने लोग काम करेंगे, कैसे अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनेगा, ये सब क्लियरली दिया हुआ होता है। तो मैनुअल होना अति आवश्यक है, उसको पढ़ के ही काम करना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद में एक स्पेयर पार्ट कैटलॉग आता है। एक मशीन में बहुत सारे पार्ट होते हैं। एक छोटी सी मशीन में 5,000 10,000 पार्ट भी हो सकते हैं, छोटे मिला के। तो हम सबका तो नाम याद नहीं कर सकते, तो उसके लिए एक कैटलॉग दिया होता है जिसमें हर मशीन के पार्ट का एक निश्चित नंबर होता है। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं मैं आपको, उदाहरण के तौर पे, कि एक पार्ट का नंबर है 911 111 113। तो यूनिवर्सली अगर ये स्विट्जरलैंड की मशीन है तो आप किसी भी देश में इस नंबर से इस पार्ट को ढूंढोगे तो इसी नंबर से ये मिल जाएगा। इससे फायदा क्या होता है कि जो भी आप पार्ट कहीं से मंगाओगे तो ऐसा कभी नहीं होगा कि वो पार्ट गलत आ गया, वो मशीन में फिट नहीं हो रहा है। सो यूनिवर्सली और इंटरनेशनली ये कैटलॉग सब लोग जानते हैं
और जितनी भी इंपोर्टेड बाहर से उपलब्ध हुई मशीनरी, जापान से, जर्मनी से, इटली से, इवन चाइना से आती हैं, सबके फिक्स कैटलॉग पार्ट नंबर्स होते हैं। इसके अलावा कैटलॉग का एक बहुत बड़ा और भी फायदा है, जब कभी कोई असेंबली में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, हमको खोलना पड़ता है, तो हम कैटलॉग के चित्र देख देख के उस तरीके से उस असेंबली को खोलने की कोशिश कर सकते हैं, जो मैनुअल से एकदम क्लियर नहीं होता। मैनुअल एक आपको जानकारी दे देगी कैसे काम करना है, एक कैटलॉग की जो लाइंस हैं वो हमको उस तह तक पहुंचने में मदद करती हैं और असेंबली और वापस उसको बंद करने में काफ़ी मदद करती हैं। इसके बाद हर मशीन के साथ में कुछ स्पेयर पार्ट्स आते हैं। स्पेयर पार्ट्स को स्टोरेज करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। नंबर वन, इतने भी स्पेयर पार्ट नहीं हो कि 10-10 साल खर्च नहीं हो, 2 साल खर्च नहीं हो रहे, तो बेकार में पैसा फंसा रहेगा आदमी का उन पार्ट्स का, जो आज के ज़माने में ठीक नहीं है। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कोई पार्ट टूट जाए और चूंकि पार्ट नहीं है इसलिए मशीन बंद हो गई। इससे क्या होगा कि नुकसान ही नुकसान है। तो हमको मशीन के कैटलॉग, मैनुअल और दूसरी कंपनियों में क्या काम चल रहा है उन्हीं मशीन्स पे, इन सबका एक आइडिया करके, सब जानकारी हासिल करके, एक अनुभव के साथ ये निश्चित करना पड़ता है कितने स्पेस रखने हैं और कहाँ पे और कैसे रखने हैं। उसको हम कंप्यूटर में या मैनुअल रजिस्टर्स में रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, उदाहरण के लिए मान लो मेरे पास में 15 एक्स पार्ट हैं, उसमें से मैंने 2 लगा दिए, तो तुरंत मेरे को 13 कर देना पड़ेगा। यदि मैं ऐसा नहीं करूँगा तो हर समय 15 दिखता रहेगा, लेकिन एक्चुअल 13 ही रहेंगे, तो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, हमारी मशीन बंद हो जाएगी। दूसरा, कौन से पार्ट कम लग रहे हैं, कौन से पार्ट ज़्यादा लग रहे हैं, उसका हर सप्ताह एनालाइज करते रहेंगे हम लोग, हमें एक ट्रेंड मालूम पड़ जाएगा। उससे यह भी हमको मालूम पड़ता है कि यदि कोई पार्ट ज़्यादा टूट रहा है तो हम उसके लिए क्या प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करें कि ये टूटना बंद हो जाए या कम हो जाए। हम मशीन के मैन्युफैक्चरर यानी बनाने वाले से भी इस बारे में बातचीत कर सकते हैं कि भाई इस मशीन का ये पार्ट ज़्यादा टूट रहा है, ये मेटलर्जी का फॉल्ट है या कोई सेटिंग का प्रॉब्लम है, तो अपना एक्सपर्ट भेज दो, वो काम करे, ठीक कर दे, फिर हम भी उसको करेंगे। इसके बाद में हर मशीन का एक मेंटेनेंस प्लान होता है। प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम बोलते हैं ना हमेशा। प्लान में क्या होता है कि इस मशीन को मैं कम मेंटेनेंस में लूंगा, वीक में 1 बार लूंगा, सप्ताह में 2 बार लूंगा, महीने में 1 बार लूंगा, 2 महीने 1 बार लूंगा, या 6 महीने में 1 बार लूंगा, या साल में 1 बार लूंगा, या 2 साल बाद क्या मेंटेनेंस करनी है और 7 साल बाद क्या मेंटेनेंस करनी है। इस तरीके से हम एक प्लान और शेड्यूलिंग करते हैं मशीन का और उसकी चेकलिस्ट बनाते हैं। चेकलिस्ट में क्या होता है, एक सेटिंग जो हमने की थी वो अमुक डेट में ये थी, आज ये हो गई और कल ये है। एग्जाम्पल के तौर पर उदाहरण मैं बोलता हूँ कि एक सेटिंग 9 mm से 9.5 mm के बीच में रहना चाहिए। हमने वीक में देखा वो 9.1 mm है, ठीक है, 9 to 9.5 mm के बीच में है। हमने उसको फिर दूसरे वीक में देखा तो 10 mm हो गई, मतलब 0.5 mm बढ़ गई। हमने उसको ठीक कर दिया और चेकलिस्ट में लिख दिया। फिर हमने आगे देखा तो 9.1 mm फिर से है, मतलब हमने उसको बिल्कुल ठीक से ठीक किया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चेकलिस्ट हमको एक आइडिया देती है कि मशीन के चलते चलते क्या उसका व्यवहार हो रहा है, कोई सेटिंग करप्ट तो नहीं हो रही है, खराब तो नहीं हो रही है, हमारी मशीन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आने वाली है। इसके बाद में मेंटेनेंस टीम, ये सबसे बड़ा इस प्लांट का, किसी भी प्लांट का उद्देश्य होता है कि मेंटेनेंस टीम बहुत बढ़िया हो, सब काम करने वाले मशीन के जानकार हों, उनको मशीन को ठीक से साफ करना, उसका ऑयलिंग ग्रीसिंग करना, उसकी सेटिंग करना, उसको चालू करना, फिर उसमें क्या दिक्कतें आ रही है उनको सॉल्व करना, सब आता हो। इसके लिए नॉर्मली आदमी यही ट्राई करता है कि जो मेंटेनेंस के पर्सन उसके पास में है वो एक कंपनी से दूसरे कंपनी में ना जाए, और जाए भी तो जो आए वो होशियार आदमी ही आए। इस तरह से एक टीम
को बना के रखना बहुत आवश्यक है, जो कि ठीक तरह से मशीन की मेंटेनेंस करे। उससे भी बड़ी बात है एबिलिटी ऑफ टूल्स एंड स्पेनर्स। जो चाबी पाने से हम काम करते हैं, यह जो टूल हम यूज करते हैं मशीन के लिए, उनका टाइम पे रहना भी बहुत आवश्यक है। यदि आज एक टेक्नीशियन को 10 mm का पाना चाहिए और वो नहीं है, तो वो क्या करेगा बेचारा? या तो उल्टे से तरीके से काम करेगा, प्लायर यूज करेगा, बोल्ट का और नट का हेड खराब कर देगा, और नहीं भी करेगा तो ठीक नहीं है, और या फिर वो परेशान होकर काम रोक देगा। तो तरह तरह के जो टूल्स और स्पेनर्स होते हैं, उनका रहना आवश्यक है। अब आप देखिए प्रिपरेशन फॉर मेंटेनेंस। मेंटेनेंस तैयारी हम कैसे करें? इसके लिए एक तो जब भी हम मशीन बंद करते हैं तो आदमी एक कौन है काम कर रहा है, दूसरा ऑपरेटर गलती चालू ना करते हुए एक आदमी को चोट भी लग सकती है, इंजरी हो सकती है। तो हमको तरह तरह के पोस्टर्स यूज करने पड़ते हैं, जैसे क्लोज फॉर मेंटेनेंस और वी कैन पुट ए क्रॉस मार्क देयर। तो इस तरह के टूल से हर आदमी प्लांट में समझ जाता है कि ये मशीन मेंटेनेंस के लिए बंद है। मैं भी अगर इसमें करंट भी आ रहा है तो चेक करने के लिए आ रहा है, चालू करने के लिए नहीं आ रहा है। तो कोई भी उसे धोखे से चालू नहीं करे। ये सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा किस प्लांट में मेंटेनेंस चल रही है, उस हिसाब से कान में ईयरफोन लगाने हैं, या फिर मुंह के ऊपर आपको कुछ भी लगाना है, मास्क वगैरह, या आपको हेलमेट पहनना है। तो प्लांट के अनुसार हमको सेफ्टी वेयर्स भी यूज करने पड़ेंगे ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। अब हम देखते हैं विजन फॉर वर्ल्ड क्लास मेंटेनेंस। आज दुनिया के आगे जो मेंटेनेंस हो रही है, उसमें लाइन में हम अपने आप को कैसे लाएं, इसके लिए हमको एक मॉडल तैयार करना पड़ेगा, विजन बनाना पड़ेगा। इसमें वही लोग काम करेंगे जो कि चैलेंजिंग काम कर सकते हैं, जो एब्सेंट ना करें, जो हर चीज को समझें, सुने, उस पर प्रॉपरली काम करें। वही लोग उस टीम में काम कर सकते हैं, तभी ये मेंटेनेंस टीम वर्ल्ड क्लास की टीम बन सकती है। अब आप देखिए मेंटेनेंस के जो गुरु थे और जो एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने कुछ स्लोगन्स दिए हुए हैं, कहावत कही हुई है, जो मैं आपको बताता हूँ। इसमें इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कहावत जो है वो SMED है। इसका मतलब होता है सिंगल मिनट एक्सचेंज ऑफ डाइस। मतलब हम एक साथ में कितने काम कर सकते हैं। आजकल देखिए एक आदमी ने मशीन लगाई हुई है तो उसको प्रोडक्शन चाहिए, वो मशीन को बंद ज्यादा टाइम नहीं कर सकता है। पहले क्या होता था, पुराने जमाने में मेंटेनेंस कर रहे हैं, मशीन एक दिन बंद है, 2 दिन बंद है, 3 दिन बंद है। अब वो समय गया। अब क्या होता है कि हम एक साथ में कितने काम कर सकते हैं। हो सकता है हम टीम बढ़ा दें कि एक टीम एक काम करेगी, दूसरी टीम दूसरा काम करेगी, तीसरी टीम तीसरा काम करेगी। सुपरवाइजर ये काम करेगा कि उन लोगों के कितने कितने टाइम है और मैं क्या उसमें अधिक से अधिक लाभ ले सकता हूँ टाइम बचाने के लिए। लेकिन टाइम बचाने का मतलब ये नहीं होता कि हम काम खराब कर दें। काम तो बिल्कुल जीरो डिफेक्ट ही होगा जो नीचे लिखा हुआ है। इसमें एक सुपरवाइजर का मैनेजर को प्लान करना पड़ेगा, उस प्लान को उसको चेक करना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा, फिर उसको एग्जीक्यूट कर सकता है। इसको PDCA साइकिल बोलते हैं। इसके बाद में फर्स्ट टाइम डूइंग इज द राइट जीरो डिफेक्ट। क्या होता है कि कभी हमको काम करते करते पुरानी मशीन है, उसमें प्ले आ जाता है, तो एक पार्ट में प्ले है, दूसरे में प्ले है, तीसरे में प्ले है। तो टेक्नीशियन बोलेगा चलो एक में प्ले चलने दो, मशीन तो चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। एक दूसरे बोला ठीक है चलने दो, मशीन तो चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे प्ले प्ले पे मिलाकर पूरा रिजल्ट प्ले देखेंगे तो मशीन हिलने लगेगी। तो हमको वो टाइम पे ही कौन से पार्ट चेंज करने हैं, क्या सेटिंग्स करनी है, वो तुरंत हमको रेडी रखना चाहिए और उसी टाइम कर देना चाहिए, ताकि फर्स्ट टाइम जो हम करेंगे वही लास्ट टाइम रहेगा और उससे हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो जीरो डिफेक्ट बनेगा। इसके अलावा शॉर्ट एनालिसिस आजकल इंडस्ट्री में और इवन कॉलेज में, स्कूल्स में हर आदमी जानता है। इसमें
आपके स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपकी अपॉर्चुनिटीज क्या है और आपके थ्रेट्स क्या है। मेंटेनेंस में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। एक लेथ मशीन है, उस पर हम जॉब बनाते हैं, तो सीएनसी मशीन है। हमारा स्ट्रेंथ ये है कि हम कोई भी सूक्ष्म से सूक्ष्म पार्ट बहुत बढ़िया बना सकते हैं, बहुत बढ़िया एलॉयस यूज कर सकते हैं और उनका बहुत अच्छा अंत यूज कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। लेकिन वीकनेस क्या है कि हम पे हर तरह के डाई और कटर्स नहीं है। तो यदि हम पे एलॉय रहेंगे भी, तब भी अगर वो पर्टिकुलर डाई या कटर नहीं होगा तो हम उस पार्ट को नहीं बना पाएंगे। तो इससे अपॉर्चुनिटी लॉस भी हो जाता है। मान लो आपकी वर्कशॉप को एक ऑर्डर आया, आप पे मटेरियल तो है लेकिन आप पर्टिकुलर डाई नहीं है, तो वो प्लांट का हेड देखेगा कि कितना बड़ा ऑर्डर है, क्या मैं वो कट टूल खरीद लूं या नहीं खरीदूं। इस तरीके से थ्रेड्स क्या है, ये मशीनों पे ऑर्डर बहुत होते हैं, ये कभी भी रुकना नहीं चाहिए, तो हमको इनकी मेंटेन अच्छी रखनी पड़ेगी। यदि हम पे ऑर्डर हैं और किसी रीजन से मशीन बंद हो गई तो हमको नुकसान है, ऑर्डर पेंडिंग होते जाएंगे, कस्टमर हमसे मुंह मोड़ लेगा। इसलिए इन मशीनों की मेंटेनेंस बहुत ही अच्छी रखनी चाहिए, कभी भी ये खराब ना हो। आजकल का जो टाइम है वो माइक्रो प्रोसेसर्स का टाइम है, कंप्यूटराइज का टाइम है। पहले क्या होता था कि कोई मशीन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इंसान खड़ा रहेगा, सुनता रहेगा, देखता रहेगा, सूंघता रहेगा और वो फील करने की कोशिश करेगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। 2 घंटे खड़ा रहेगा, 4 घंटे खड़ा रहेगा, फिर भी कोई सामने नहीं आया, दूसरा आदमी खड़ा होएगा, वो भी यही काम करेगा, तीसरा आदमी खड़ा होएगा। जब तीनों की एक रिपोर्ट बनेगी, वो भी इंसान से इंसान तक विषयात्मक रहेगी, सब्जेक्टिव रहेगी, तो उसमें कोई नतीजा आ भी जाता था और नहीं भी आ पाता था। लेकिन आज के समय में सारी मशीन अधिकतर माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड होती हैं। जहाँ कहीं भी होता है माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाता है, जो कि एक एनकोडर यूनिट होती है जो मशीन को हर डिग्री पर, हर 2 डिग्री पर चेक करती है और वहां से कमांड करके मॉनिटर को भेजती रहती है। टच स्क्रीन होते हैं, आप टच स्क्रीन में कोई भी प्रोविजन या जो देखना चाहते हो डालो, आपको तुरंत उसका जवाब मिल जाएगा। उस समय मशीन की एफिशिएंसी कितनी है, उस समय मशीन की प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कब ड्यू है, मशीन में कितने ब्रेकडाउन हुए हैं, मशीन में ऑपरेटर की कमी से कितना नुकसान हुआ है, क्वालिटी नहीं आ रही है तो क्यों आ रही है, ग्राफिकल एनालिसिस रहता है, एक्शन प्लान भी किसी किसी मशीन में आते हैं इस प्रोग्राम में। तो इस तरीके से माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंट्रोल से एक मेंटेनेंस का आदमी बहुत कुछ जानकारी ले सकता है और बहुत अच्छा काम कर सकता है। यदि आप ये सब चीज़ों में कॉलेज के तुरंत बाद ध्यान दोगे तो आप फ्लोर पे बहुत अच्छे टेक्नीशियन साबित होगे, जो कि आज के समय में बहुत जरूरी है। अहम मेंटेनेंस के कौन कौन से टाइम होते हैं उसको हम देखेंगे। पहला होता है शेड्यूल मेंटेनेंस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी कोई मशीन आती है तो मैन्युफैक्चरर उसका एक मेंटेनेंस शेड्यूल देता है और उस शेड्यूल को हम बाई वीकली, वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली, ईयरली और एनुअल मेंटेनेंस वीकेंड से हम इसको करना चाहिए। यदि हम ढंग से ये शेड्यूल कर रहे हैं तो मशीन में कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ चेकलिस्ट। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये बहुत आवश्यक है कि सपोज एक मशीन की सेटिंग शेड्यूल में दी हुई है कि ये 9 mm से 9.5 mm के बीच में सेटिंग रहनी चाहिए, लेकिन मशीन तो 9 से कम अगर 8.8 तब भी चलती रहती है और अगर 9.7 है तब भी चलती रहती है। तो हम बोलेंगे कि 9 mm to 9.5 mm दिया हुआ है, लेकिन मशीन तो 8.7 mm पे भी चल रही है कम में और 9.7 पे भी चल रही है ज़्यादा में। तो ऐसा क्यों ये सेटिंग इसी बीच होना चाहिए? तो इसका रीज़न है,
और ये वही टेक्नीशियन जा सकता है जो मशीन को मैनुअल से भी आगे जाके अपने हिसाब से उससे दोस्ती करे, उसके आवाज को सुने, उसको समझे और उसमें खो जाए। जैसे कि यदि कोई मशीन में 9 mm to 9.5 mm सेटिंग चाहिए, लेकिन मशीन कम सेटिंग पे चल रही है, तो इसका मतलब दूसरे पार्ट कहीं ना कहीं से अफेक्टेड हो रहे हैं, क्योंकि एक मशीन जब चलती है तो कईयों मोशन साथ में चलते रहते हैं। तो इनका जो सिंक्रोनाइजेशन बोलते हैं, तालमेल, अगर ये सेटिंग्स हम नहीं मिलाएंगे तो सब डिस्टर्ब हो जाएगा और कहीं ना कहीं आपका पार्ट या तो बर्न आउट हो रहा होगा, घिस रहा होगा या टूटने की तैयारी में होगा। तो हमको मैनुअल की सेटिंग्स को ही फॉलो करना चाहिए। इसके बाद में मैं आपको लुब्रिकेंट्स और मशीन पार्ट्स क्या बताऊंगा। आज के टाइम में तो हाई स्पीड मशीन्स हैं, तरह तरह के ऑयल आते हैं, तरह तरह के ग्रीसेस आते हैं। जैसे ग्रीस में EP2 आता है जो कि जनरल ग्रीस है, हम उसको कहीं भी यूज कर सकते हैं, पार्ट को अच्छा चिकना रखता है। एक हाई टेम्परेचर ग्रीस आता है, एक हाई मोलिटरम ग्रीस आता है, जो कि मशीन में जब टेम्परेचर बढ़ता है असेंबली में, वो टाइम मशीन को लुब्रिकेट करते हैं। वहाँ EP2 काम नहीं करेगा, वहाँ यही हाई टेम्परेचर ग्रीस काम करेंगे। तो हमको हर कंपोनेंट के हिसाब से ये व्यवस्था करनी पड़ती है, कहाँ पे कितना ग्रीस लगना है, कितनी मशीन्स हैं, कितना ग्रीस लाके रखना है, कितना स्पर में रखना है। ऐसे ही ऑयल का भी है, ऑयल भी कई प्रकार के आते हैं, जैसे सर्वोमेश 30 आता है, ओमाला 220 आता है, सिंथेटिक ऑयल भी आता है। सबके अलग अलग फंक्शन होते हैं। कोई ऑयल पतला है, कोई ऑयल जाड़ा है, छोटे असेंबली में जाड़ा ऑयल लगेगा, बड़ी असेंबली में पतला ऑयल लगेगा। ऑयल से मशीन के फंक्शन भी होते हैं। यदि हमने 100 नंबर के ऑयल के बदले 30 नंबर का ऑयल डाल दिया तो मशीन में ब्रेकडाउन भी हो सकता है, इसलिए क्योंकि विस्कोसिटी उसकी मेंटेन नहीं हो पाएगी। इसके लिए हमको सही ग्रीस और सही ऑयल का चुनाव करना पड़ेगा। कभी हम एक मशीन में एक ऑयल डाल रहे हैं तो सलाह ये होती है कि हम उसके सोर्स को चेंज ना करें, लेकिन आज के टाइम में कुछ भी हो सकता है। मान लो मेरे को या एक इंडस्ट्रियलिस्ट को ओमाला 220 का ऑयल कहीं मार्केट में नहीं मिल रहा है, तो वो उसका इक्विवेलेंट टेबल्स आती हैं कि ओमाला 220 के सामने कौन सा ऑयल रिप्लेस कर सकता है। तो मशीन को रोक देना या ऑयल चेंज ना करने से अच्छा हम रिप्लेसमेंट ऑयल डाल दें, वो इम्पोर्टेंट है। अब एक आती है प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस। प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस क्या होती है? जैसे हमारे घर में गैस से एक बर्तन रखा हुआ है, हम सोचते हैं कि इसको हम छड़ासी से या टोंग से उठाएं या हाथ से कपड़े से उठाएं, तो थोड़ा टच करके देखते हैं कितना गर्म है दूर से, और जल जाते हैं तो कभी नहीं छूते उसको। ऐसे ये प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस होती है। ऐसे दूध हम गर्म करते हैं तो दूध ऊपर आने से हमको मालूम पड़ जाता है, अलार्म हो गया कि अभी वो फनने वाला है, बाहर गिरने वाला है, हम तुरंत उसको उतार देते हैं या गैस को कम कर देते हैं, स्टोव को कम कर देते हैं। ये भी प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस है। इस तरीके से मशीन में भी होता है। मशीन में मैं आपको लॉन्ग सेंस में बताता हूँ कि प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस कैसे की जाती है। इसके कईयों प्रकार हैं, जैसे कि एक स्मेल से कर सकते हैं। एक मशीन शेड में कि जलने की बदबू आ रही है, मतलब कुछ ना कुछ गलत हो रहा है इलेक्ट्रिकली, तो हमको उस पर्टिकुलर जोन पे जाके देखना पड़ेगा, इलेक्ट्रिशियन को बुलाना पड़ेगा, ये दुर्गंध कहाँ से आ रही है, और उसको ठीक करने के बाद ही प्लांट चलाना पड़ेगा ताकि कोई घटना ना घट जाए। इसके बाद जो केमिकल प्लांट्स होते हैं उनमें एग्जॉस्ट गैसेस की बदबू आती है। अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो गया है तब भी बदबू आएगी, तो उन चीज़ों को देख के भी एहतियात बरतना पड़ता है अपने को। फिर आंख से देख के भी मेंटेनेंस देखी जा सकती है। ड्यूटी छोड़ने के पहले या ड्यूटी पकड़ते ही पे आते ही आधा घंटे यदि हम हर मशीन पे देंगे और अपने आंखों से देखेंगे, उसका नॉइज सुनेंगे, उसको टच करके देखेंगे, तो हमको बहुत कुछ गलत होने से हम बचा सकते हैं। जैसे कि आइस में क्या है, कई मशीन में नीचे ऑयल फैला हुआ है, तो ऑयल कहाँ से आया? ये सत्य है कि ऑयल मशीन में से ही आया,
मतलब कहीं ना कहीं असेंबली से ये लीक हो रहा है। तो तुरंत मशीन को बंद करके हमको चेक करना चाहिए कि ये ऑयल कहाँ से लीक हो रहा है, ताकि हमारे गियर हाउसिंग कम ऑयल के लेवल में मशीन चलती रहे और खराब ना हो जाए। इसके बाद में वियर एंड टीयर। आंखों से देख के मालूम पड़ता है कि एक पर्टिकुलर पार्ट पे कोई घिसने का निशान तो नहीं है दूसरे पार्ट के तुलना में, कंपैरिजन में। यदि ये घिसने का निशान है तो हमको तुरंत सेटिंग्स पे आना पड़ेगा। हमको देखना पड़ेगा कि सेंट्रल लुब्रिकेशन ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ग्रीस पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, ऑयल पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई पार्ट क्रैक तो नहीं है, वो हमको सूक्ष्मता से देखना पड़ेगा। इसके बाद में जो साइड ग्लास दिए होते हैं, साइड ग्लास मतलब आंखों से हम ऑयल के लेवल्स देख सकते हैं, उनको रनिंग मशीन चेक करना पड़ता है। 60% ऑयल होना चाहिए तो कितना है, या फिर 80% ऑयल होना चाहिए कितना है, या ऑयल बहुत कम है, बबल तो नहीं है ऑयल का, उस हिसाब से तो एक्शन लेना पड़ता है। तो कोरोजन, मशीन पे कोई घिसने का निशान तो नहीं है, कोई डस्ट तो नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट। क्लीनिंगनेस बहुत इंपॉर्टेंट है मशीन में, क्योंकि खाली अच्छे से क्लीन की मशीन को या लुब्रिकेशन कर सकते हैं। यदि गंदी मशीन जिसमें कि बहुत सारा मटेरियल फंसा हुआ है, हाँ लुब्रिकेट कर देंगे। एग्जाम्पल के मान लीजिए खूब सारा फ्लफ फंसा हुआ है कॉटन का एक मशीन में, टेक्सटाइल की मशीन में, हम उसमें ऑयल डालते जा रहे हैं, तो क्या होगा, वो कॉटन का जो फ्लफ है वो ऑयल ले लेके मजबूत होता जाएगा, पत्थर बनता चला जाएगा और सेटिंग्स खराब कर देगा। तो सबसे पहले ये है कि उसको इतना अच्छा क्लीन करें कोई फ्लफ नहीं रह जाए। बाद में उसमें जितना लिमिटेड 1 और 2 ड्रॉप ऑयल चाहिए या फिंगर ऑफ ग्रीस चाहिए, वो लगा के उसको अपने हिसाब से चलने दें। तो ओनली क्लीन मशीन कैन बी लुब्रिकेटेड, मतलब खाली साफ मशीन को ही ऑयलिंग ग्रीसिंग किया जा सकता है। यदि सफाई नहीं है तो ऑयलिंग ग्रीसिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी। हैंड फीलिंग, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। जिस पार्ट में हम अपने हाथ से देख सकते हैं, थंब से देख सकते हैं, थंब रख दिया तो मशीन में एक वाइब्रेशन आ रहा है, मशीन चल रही है, मशीन चल रही है 1000 आरपीएम पे, अंगूठे पे वाइब्रेशन आ रहा है। फिर दूसरी मशीन पे गए, वो भी उस सेम आरपीएम चल रही है, अंगूठा लगा दिया मेरे, वाइब्रेशन आ रहा है। तो इसे फीलिंग आएगी। अगर आप 10 मशीन चेक करते हो, 9 पे हो रहा हो और एक पे फीलिंग डिफरेंट है, तो समथिंग खराब हो रहा है या गलत हो रहा है। तो उसको हमको देखना पड़ेगा, टेक्नीशियन से बात करनी पड़ेगी कि अगर 9 मशीन पे हाथ लगाता हूँ तो पूरा साउंड एक सा रहता है, फीलिंग एक सी रहती है मेरे अंगूठे में, लेकिन इस मशीन पे थोड़ा अलग लगता है मेरे को, तो चेक करो। ऐसा ही टेम्परेचर का है। मशीन के जो हाउसिंग्स होते हैं, जो असेंबलीज होती हैं, उनको हाथ से छू के देखेंगे तो उनमें एक टेम्परेचर और गर्माहट मालूम पड़ती है। कोई मशीन बहुत ज़्यादा गर्म है तो तुरंत हमको टेक्नीशियन बात करनी पड़ेगी कि भाई गर्म ज़्यादा क्यों हो रही है, कुछ अंदर घिस तो नहीं रहा है, ऑयल तो नहीं सूख गया है, ग्रीस तो नहीं सूख गया है। और पार्ट अगर रफ दिख रहे हैं तब भी कुछ ना कुछ गलत चल रहा है, वियर एंड टियर हो रहा है, तो उसके लिए हमें टेक्नीशियन से बात करनी पड़ेगी और खोल के चेक करना पड़ेगा। तो प्रोएक्टिव मेंटेनेंस से हम काफ़ी कुछ दुर्घटना बचा सकते हैं और काफ़ी कुछ पार्ट्स की कॉस्ट पे कंट्रोल किया जा सकता है। इसके लिए बहुत ही अच्छी बुद्धि का स्टाफ रखना पड़ता है जो कि ईमानदारी से मशीन को चेक करे, सब्जेक्ट में झांके और उस पर काम करे। अभी मैंने आपको बताया था सिंगल मिनट एक्सचेंज ऑफ डाई, जब मैं गुरुओं की बात कर रहा था मेंटेनेंस के। ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट तकनीक है एक्चुअली। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि रेसिंग कार है, इस रेसिंग कार में नेचुरली एक ग्रुप टायर चेंज कर रहा है, एक ग्रुप उसके इंजन में ऑयल डाल रहा है, और आप देखिए एक ग्रुप कुछ लूज टाइट बोल्ट चेक कर रहा है। तो इसको मैं बोलते हैं मेंटेनेंस टीम, एसएमईडी टीम। और हर टीम का हर आदमी इतना कुशल है अपने काम में कि उससे गलती होनी ही नहीं चाहिए। तो उसका सुपरवाइजर्स, उसके मैनेजर्स ये इंश्योर कर लेते हैं कि इन लोगों ने जहाँ जहाँ पे भी काम किया है वो बिल्कुल ठीक तरह से काम हुआ है, इसमें कोई रीचेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वो इस कार को आगे उपयोग करने के लिए दे देते हैं। लेकिन ये टीम बहुत ही ज़्यादा वेल ट्रेंड होती है और इन लोग अपने काम में कमिटेड होते हैं, ये गलती नहीं करते। ये जानते हैं कि इन्होंने कोई बोर्ड लूज छोड़ दिया
तो इस कार के चालक की मृत्यु भी हो सकती है। आज हवाई जहाज उड़ता है आसमान में, तो हवाई जहाज में तो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस नहीं जाती। आज नीचे की मशीन है कि लूम है, लूम बंद हुए, बोले साहब इसमें फॉल्ट आ गया, बंद कर दिए, ठीक है। बट एयरक्राफ्ट में वैसा नहीं कर सकते कि 320 लोगों को लेकर बोइंग उड़ रहा है और आप बोले प्रिंटिंग पे मेंटेनेंस में आ गया ब्रेकडाउन, ऐसा नहीं होता। इसके लिए हमें बहुत ही चैलेंजिंग टीम रखनी पड़ती है और एक साथ में बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। तो सिंगल मिनट एक्सचेंज ऑफ डाई इज ए वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रोसीजर और टाइम सेविंग है। इससे जो टीम काम करती है वो बहुत ही चैलेंजिंग होती है और बहुत अच्छा काम करती है। अब आप देखिए जो एसएमईडी बताया था मैंने, सिंगल मिनट एक्सचेंज ऑफ डाइस, इसे मैनेजर की एक जिम्मेदारी होती है, सुपरवाइजर की एक जिम्मेदारी होती है और ऑपरेटर की एक जिम्मेदारी होती है। मैनेजर की जिम्मेदारी ज्यादा होती है कि हर ग्रुप का काम बिल्कुल वेल प्रूफ चल रहा है, कहीं कोई गलती नहीं हो रही है। सुपरवाइजर को भी हर चीज चेक करनी है, इंश्योर करना है सब कुछ ठीक से जा रहा है, और ऑपरेटर को अपने अपने भाग में चेक करना है कि जो कुछ भी मेंटेन करके मिला है वो सब एज यूजल है, प्राय जैसा चलता है वैसा है। अब आप देखिए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, इतना सब मेंटेनेंस करने के बाद भी मशीन में पार्ट टूट जाते हैं, क्योंकि आज स्पीड का जमाना है। पहले जो मशीन 300 आरपीएम पे चलती थी, आज सब डिस्कार्ड हो गई, कोई उनको नहीं चाहता। आज हर आदमी चाहता है, हर इंडस्ट्रियलिस्ट चाहता है, हर एंटरप्रेन्योर चाहता है कि मेरी मशीन हाईएस्ट स्पीड पे चले, 1000 रिवोल्यूशन पर मिनट, 1500 रिवोल्यूशन पर मिनट, तो ज्यादा से ज्यादा उत्पत्ति हो और बढ़िया क्वालिटी आए। इवन जापान ने एक ऐसा कटर बनाया है जो कि 20,000 वाइब्रेशंस पर सेकेंड, एक सेकेंड में 20,000 वाइब्रेशंस करता है। रोबोटिक मशीन्स आ गई हैं, इसके बावजूद भी प्रॉब्लम्स आती हैं और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की इंपॉर्टेंस है। यदि एक तरह की मान लो हम पे 6 यूनिट्स हैं, 6 मशीन्स हैं, एक में कोई प्रॉब्लम आ गई, उसका एक पार्ट टूट गया और हमको बदली करना पड़ा, तो हमको बाकी 5 मशीन में भी उस पार्ट के बाबत हर सेटिंग चेक करनी पड़ेगी कि उनमें भी यही हाल तो नहीं हो रहा। इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, इसकी हिस्ट्री बनानी पड़ेगी और समय समय पे इसको आपस में डिस्कस करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का। अब इंपॉर्टेंस ऑफ वर्क कल्चर, मैं आपको देखिए यहाँ पे एक मशीन खुली हुई है और इसके पार्ट्स अस्त पड़े हुए हैं, ना कोई नंबर किया है। हम जब कोई चीज को डिसअसेंबल करते हैं, मतलब कोई हाउसिंग को खोल देते हैं, बाद में असेंबली करते हैं, तो हाउ टू डिसअसेंबल, डिसमेंटल एंड हाउ टू असेंबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब किस तरह से हम खोलते हैं तो उसी हिसाब से हम उसको बंद करेंगे। कहीं भी ये चीज होती है, जब कोई भी चीज हम कैसे उसको खोलते हैं तो उसी तरीके से उसको हम बंद करेंगे जनरल रिवर्स वे में। तो इसमें आप देखिए सब पार्ट खोल खाल के टेक्निकल एस्पेक्ट्स डाल दी है, और यहाँ देखिए एक असेंबली है, कितने तरीके से साफ किया हुआ है, तो मार्क किया हुआ है कि यहाँ ऑयल डलेगा, यहाँ ऑयल डलेगा, यहाँ पे एक माइनस स्क्रू है, यहाँ दिख नहीं पा रहा है, यहाँ डॉट होता है, जब मैं कर्सर लाया हूँ यहाँ डॉट होता है या यहाँ एक डॉट होता है। ये डॉट भी अपर हाफ सर्कल में, ये लोअर हाफ सर्कल में होना चाहिए, जो फंक्शनल स्क्रूज होते हैं। ये आपको अगले स्लाइड में बताऊंगा मैं इसका क्या रीजन है। तो ये सब चीजें जो टीम है वो हाउस कीपिंग के हिसाब से, क्लीनिंग के हिसाब से बहुत ही ट्रेंड होनी चाहिए, बहुत तरीके से काम करे। अब आप देखिए कितनी अच्छी मेंटेनेंस है, एक फिल्टर को बिल्कुल बढ़िया साफ क्लीन कर दिया है, इसका एक हिस्सा हमको दिख रहा है, एक चीज दिख रही है परफोरेशन, अब हम इसमें ऑयल डाल रहे हैं, तो कितना अच्छा काम हुआ है, ये कितनी बढ़िया मशीन चलेगी, हम इसकी मेंटेनेंस देख के ही महसूस कर सकते हैं। अब आप देखिए पानों के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉर्क रेंच में आपको दिखा रहा हूँ, ये जो टॉर्क रेंच है ये
यहाँ पे। तो क्या होता है कि एक बोल्ट होता है या एक नट होता है, उसको एक पर्टिकुलर पाने से 13 mm का है, 17 mm का, कोई भी है, उसको एक दुबला पतला आदमी भी टाइट करेगा और एक पहलवान भी टाइट कर सकता है। तो दोनों के टाइट करने में फर्क होगा। उस फर्क से क्या होगा कि मशीन के इसमें सही नहीं बैठ पाएगा। तो उसके लिए मैन्युफैक्चरर ने टॉर्क दिया हुआ है। टॉर्क होता है, मान लो 68 Nm का टॉर्क चाहिए, न्यूटन मीटर का, या इक्विवेलेंट 50 फुट पाउंड का टॉर्क चाहिए। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, इस नॉब को घुमाने से टॉर्क सेट हो जाता है। तो इस टॉर्क के सेट होने से क्या होता है कि जब आप इसको फिक्स कर देंगे, टॉर्क को हमने इसको सेट कर दिया 50 फुट पाउंड पे, तो हमने इसको सेट कर दिया। अब यहाँ पे हमने पाना लगा दिया और नट पे या बोल्ट पे लगा दिया, क्या करना है। अब चाहे वो जाड़ा टेक्नीशियन हो, चाहे पतला टेक्नीशियन हो, या बच्चा हो, कोई भी हो, किसी भी हाथ का हो, जब वो टाइट करेगा तो वो टाइट 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 टक, टक पे रुक जाना है। ये जो साउंड आया, टाइट 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 टक, टक मतलब इज सफिशिएंट, ये हो गया। तो इससे हर हाथ से एक सा ही फोर्स आएगा। अगर 4 कोने पे 4 बोल्ट हैं तो चारों एक समान एक ही टॉर्क पे सेट होंगे, जो मशीन की बैलेंसिंग मेंटेन करेगा। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ छात्रों। इसमें क्या हो रहा है कि ये कुछ बोल्ट दिए हुए हैं, कुछ नट्स दिए हुए हैं। इनमें सबसे बड़ी बात तो क्या होती है, जो भी स्पैनर हम यूज करें वो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का होना चाहिए, उनकी सरफेस घिसी हुई नहीं होनी चाहिए, और वो जैसे कि वाले बोल्ट है तो इसमें ये स्पैनर पूरा बैठना चाहिए। ये नहीं कि ऐसा ऐसा हम टाइट करें, इसको पूरा बैठना चाहिए, ग्रिप आनी चाहिए, ग्रिप। तो इस ग्रिप से क्या होता है कि नटों की और बोल्टों की क्वालिटी सालों सालों बहुत बढ़िया मेंटेन रहती है। यदि आप कोई नट को घुमा रहे हैं और स्लिप हो रहा है, नहीं जा रहा है, तो उसको 2-3 आटे उल्टा घुमाइए और फिर सीधा घुमाएंगे तो बैठ जाएगा। ये नॉर्मल फिनोमिना है। कई बार हम घर पे देखते हैं कि बोतल में ढक्कन हम फिट करते हैं, फिट नहीं होता, फिर तो थोड़ा 2 आटे उल्टा घुमाते हैं, फिर फिट करते हैं, घूम जाता है। वही चीज यहाँ भी होती है। तो हमको बिल्कुल इशारे से ये नट टाइट हो जाए या बोल्ट टाइट हो जाए, ऐसा काम करना है, जबरदस्ती नहीं करना है, नहीं तो उसके थ्रेड्स खराब हो जाएंगे। थ्रेड्स इंच में हो सकते हैं, थ्रेड 1/8 इंच में हो सकते हैं, थ्रेड mm में हो सकते हैं। अब आप देखिए, ये कुछ एलन बोल्ट्स हैं, एलन हेड्स हैं। यहाँ भी वही बात लागू होती है। इनके हेड बहुत सोफिस्टिकेटेड है, बहुत ही नाजुक है। ये कभी गलत तरीके से इस्तेमाल करने में खराब नहीं होने चाहिए, अगर उनको मशीन लंबा टाइम मेंटेन करना है तो। इसलिए प्रॉपरली ग्रिप हो, तभी उसे टाइट लूज करिए। इसके अलावा ये सब क्या है, फंक्शनल नट्स भी आते हैं, एंसेंट्रिक्स। अभी तक आपने जो ये देखे थे पिछली साइड में, फिर से कर लाता हूँ, ये कॉन्सेंट्रिक हैं। इनमें क्या है कि इस सरकमफरेंस, परिधि के सामने बिल्कुल बीचों बीच केंद्र पे ये स्पिंडल जैसा दिया हुआ है, ऐसे यहाँ पे है। तो यदि हम इसको घुमाएंगे घुमाएंगे तो खाली टाइट ही करेगा और कोई फंक्शन नहीं करेगा। लेकिन एंसेंट्रिक के इसमें क्या होता है कि ये परिधि से थोड़ा अलग एक सेंटर पे दिया जाता है। तो जब भी हम इस बोल्ट को टाइट करेंगे तो किसी चीज को फंक्शन देगा, ये उचकाएगा, कम करेगा। तो दो चीजों के बीच में कोई गैप है तो गैप को कम ज्यादा करेगा टाइट लूज करने से। इसमें भी कंडीशन होती है कि यहाँ पे हाफ सर्कल में एक डॉट होता है, तो वो मैनुअल बोलता है, बताता है हमको कि इट शुड रिमेन इन अपर हाफ सर्कल और लोअर हाफ सर्कल। मतलब ये जब भी हम इसको फाइनली टाइट करें तो हम खाली ऊपर के आधे सर्कल में इसको एडजस्ट कर सकते हैं या नीचे के आधे हाफ सर्कल में एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि फंक्शनल है ये। तो इन चीजों को बहुत तरीके से करना पड़ता है। कठिन कुछ भी नहीं है, लेकिन समझने की बात है। एक अच्छे टेक्नीशियन को इन सब चीजों को बारीकी से जानना समझना चाहिए। आप इसको किताबें पढ़िए, उसके बाद आप प्रैक्टिकली तजुर्बा कीजिए, और प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। करते करते अभ्यास आदमी सब जान जाता है। अब आप देखिए, मैं डिफरेंट तरह की भाषा की दुनिया में आता हूँ।
वॉशर की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। ये एक प्लेन वॉशर है जो कि एक गैप को खत्म कर सकता है, स्लॉट को इम्पार्ट कर सकता है। अगर मैं हमको कहीं पे एक बोर्ड और उसका नट टाइट करने पे भी प्ले मिल रहा है, हम एक वॉशर डालकर प्ले खत्म कर सकते हैं। उसी तरीके ये जो वॉशर एक कॉन्वेक्स है, इसको जब हम लगाएंगे तो जहाँ हम इसको गोन टाइट टाइट करेंगे, नीचे ऊपर आएगी, चीज नीचे दबेगी तो कस के पकड़ लेगा। तो जहाँ बहुत हाई स्पीड मशीन होती हैं, वाइब्रेशन होते हैं, वहाँ बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन कोई चीज लूज ना हो जाए, ये इस तरह के वॉशर यूज होते हैं। ये स्प्रिंग वॉशर है, यहाँ उठा हुआ है, गिरा हुआ है, ये भी मोरलेस वही काम करता है। जब भी हम टाइट करेंगे ये दबेगा, और दबने से क्या होगा, वो अच्छी तरह से दोनों सरफेस का पकड़ लेगा नट और बोल्ट की, और बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन कभी भी खुलेगा नहीं। ऐसी तरह तरह के फंक्शनल वॉशर्स यहाँ दिए हुए हैं जिनके अपने अपने अलग अलग तरह के उपयोग हैं। अब आप देखिए कि ऑयल, ग्रीस और टूल्स का स्टोरेज कैसे किया जाए। अब देखिए नोज प्लायर का सेट है, इसमें तरह तरह के प्लायर हैं। एक प्लायर ऐसा भी है जो कि नोज दी हुई है, एक नॉर्मल प्लायर है, तो जिसकी जरूरत है हम वैसे उसको यूज करते हैं। ऐसे ही है, मैंने आपको बताया था ऑयल डिफरेंट तरीके होते हैं। एक सिंथेटिक लुब्रिकेशन है, एक मोबिल ऑयल है, एक ओमारा 220 है, एक सर्वोजेम 330 है, सर्वोजेम 30 है, सर्वोजेम 100 है। तो इनका स्टोरेज अलग अलग असेंबली के लिए होता है। ऐसे ही ग्रीसेस का भी होता है, और ऐसे ही जो टूल्स होते हैं वही तरीके से वर्कशॉप में रखे जाते हैं कि आज मान लो एक इंसान काम कर गया तो दूसरे को भी अगर वो हाथ लगाए तो उसी जगह वो टूल मिल जाए। कुछ अच्छी कंपनियों में, बड़ी बड़ी कंपनियों क्या होता है कि किसी आदमी ने ये टूल, एक पर्टिकुलर टूल निकाल लिया तो टैग रख देगा अपने नाम का, मैंने ये टूल लिया है। जब वापस टूल रखा वो टैग निकाल लेगा, तो आने वाले अगले आदमी को मालूम पड़ता है कि ये टूल किसके पास में है। यदि अति आवश्यकता है और टूल्स कम है तो उस आदमी को कॉन्टेक्ट करके टूल ले सकता है, काम नहीं रुकेगा। इस तरह के अच्छे अच्छे कल्चर बने हुए हैं और हमको छात्रों और बनाने हैं। हमें अच्छा अनुभव करना है, किताबों से बाहर निकल के तजुर्बे की दुनिया में आना है, और क्या अच्छे से अच्छा हम कर सकते हैं, हमको इस तरह के उदाहरण बनाने हैं। टेक सिस्टम, क्लीननेस, हाउस कीपिंग, ये सब बहुत 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 आवश्यक है। आज आप देखिए एक प्लांट में 90% एफिशिएंसी आ रही है, एक क्लीनिंग नहीं है, कस्टमर आएगा लौट जाएगा, यहाँ तो कोई सफाई नहीं, क्या फायदा, यहाँ क्या ऑर्डर दूंगा। एक प्लांट में किसी रीजन से एक दो मशीन बंद भी है 100 मशीन के बीच में, लेकिन उसका हाउसकीपिंग चकाचक एकदम है, बढ़िया लग रहा है, खूब सारी दीवार स्लोगन लिखे हुए हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, गुड मेंटेनेंस लाइक दिस। तो जो भी कस्टमर आएगा बोलेगा यार कितना बढ़िया है, और ऑर्डर देके ही जाएगा। तो हाउसकीपिंग की छात्रों बहुत ज्यादा महत्व है और हमें इसे मेंटेन करना है। अब आप देखिए ये एक असेंबली है, इसमें ये जो ऑयल निकला चेंज करने पे ओवरड्यू हो गया था, मतलब टाइम पे चेंज नहीं किया तो इतना काला और कार्बोनाइज हो गया। तो इन्होंने फिर इसको पूरा साफ किया और ये अच्छा ऑयल यूज करेंगे। लेकिन ये भाग्यशाली हैं, ये प्रैक्टिकल तजुर्बा है। तो इसमें क्या होता है, जो मैनुअल ने फ्रिक्वेंसी दी है कि आपको एवरी ईयर ऑयल चेंज करना है, लेकिन आप देख रहे हैं कि मशीन ज्यादा स्पीड से चला रहे हैं हम लोग, मशीन फुल टाइम यूटिलाइजेशन में है, तो आप उसको 1 साल के बदले 8 महीने में ही चेंज कर दीजिए। अर्ली ऑयल चेंज इज नॉट बैड रादर देन लेट ऑयल चेंज, तो ये नौबत नहीं आएगी। अब आप देखिए कुछ पार्ट्स दिखा रहा हूं मैं आपको मशीन के। जैसे एक ये पार्ट है जो कि 600 आरपीएम पे चलता है। तो इसमें क्या है कि जब इसको निकाल के देखेंगे और नए से कंपेयर करेंगे तो हमको देखना पड़ेगा इस सरफेस पे कोई निशान तो नहीं है। यदि कोई अनयूजुअल, अप्राय निशान है तो हमको देखना पड़ेगा कि कहाँ से आ रहा है, तो उस पार्ट की सेटिंग चेक करनी पड़ेगी। ऐसे ही ये गाइड टीथ है जिसमें से कि ये पास होता है बिना इसको टच किए 600 रिवॉल्यूशन पर मिनट के स्पीड पे। तो ये गाइड टीथ में यदि टकरा रहा होगा तो कहीं ना कहीं इसमें बर आ जाएगा या एवरेजन आ जाएगा, पर ये एवरेजन नहीं है, मतलब ये पार्ट फ्रीली चल रहा है। ऐसे ही ये एक शू है, पिकिंग शू,
ये इस चीज को, इस एज को यहाँ से मारता है एक तरीके से और ड्राइव देता है इसके सहारे, इस लीवर के सहारे। तो यदि यहाँ पे कोई नोब पे निशान आ गया, मतलब कुछ ना कुछ सेटिंग गलत है। हमको उसके मारने के, जैसे प्रोजेक्टाइल, ये जो चीज है प्रोजेक्टाइल ये आ रही है और ये मार रहा है, तो हमको इसके स्टॉक में चेंज करना पड़ेगा ताकि तो धीरे मारे, नहीं तो ये तेज मारा है तो यहाँ पे ऊपर आता जा रहा है और ये घिस के खराब हो जाएगा और पार्ट्स आएगा बहुत कॉस्टली है। एक छोटी छोटी चीज 25,000, 30,000, 1 लाख की आती है। अगर हम लोकल मार्केट में जाएंगे वही चीज हमको मिल जाती है, लेकिन उनकी क्षमता वो नहीं होती, मशीन की स्पीड से वो नहीं चल सकती है। ये ज्यादा से ज्यादा हमको मशीन के जो ओरिजिनल पार्ट्स हैं उनको हमेशा मेंटेन करना है। अब आप ये देखिए, मेजरिंग टूल्स जो होते हैं जैसे कि वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, काउंटिंग ग्लासेस, इन सबको भी आपके संस्थान में पढ़ाया जाता है। मैं भी आपको थोड़ा मोर प्रैक्टिस दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वर्नियर कैलिपर्स है, इसकी मेन स्केल है, ये इसका एक वो है वर्नियर स्केल। इसमें मान लो कि एक ही ऑब्जेक्ट है, पेन का मैं ढक्कन निकाल लेता हूँ आपको एग्जांपल देने के लिए। मान लो पेन का ढक्कन है, अब आपको मान लो इस पेन के ढक्कन में ये चीज मापनी है, ये, तो आप इसको यहाँ लगा देंगे, है ना, यहाँ पे, तो आपको इसकी लंबाई मालूम पड़ जाएगी। और इसी में यदि आपको इस होल के अंदर गहराई कितनी है ये मापनी है, तो इस होल में आप बिल्कुल इशारे से इसको घुसा देंगे धक्का मार के, फिर आप पढ़ेंगे वर्नियर स्केल में इसके, तो आपको इसके कितनी गहराई है, डेप्थ है, वो मालूम पड़ जाएगी। और इसी की यदि आपको इनर डायमीटर देखना है इन दोनों के बीच का, ये डायमीटर, तो आप इसको ऐसा करके यहाँ पे लगा देंगे दोनों जो के बीच में। तो अब तो 3 काम हो गए। हम इस यंत्र से चीज की आईडी, ओडी, इनर डायमीटर, आउटर डायमीटर और डेप्थ नाप सकते हैं। दैट वाज द पर्पस टू टेल यू, आपको बताने का मेरा प्रयास था। अब क्या होता है कि वर्नियर कैलिपर्स में भी जस्ट देख के पढ़ देना नहीं कि इतना रीडिंग आया और हो गया, लिस्ट काउंट होती है। मान लो वर्नियर के में मेन स्केल के इसके 10 खाने हैं, तो 1/10 मतलब 0.01 इसके लिस्ट काउंट हो गई, मतलब दशमलव के बाद 2 अंक तक इसकी लिस्ट काउंट हो गई। लिस्ट काउंट होने के बावजूद भी हमको इसमें कोई त्रुटि तो नहीं है, एरर, 0 एरर बोलते हैं। मान लो जो इन दोनों जॉब्स को मिला देते हैं और 0 साथ में अलाइन नहीं हो रहे हैं, 0 इधर जा रहा है तो नेगेटिव एरर कहलाती है, और 0 इधर रुक जाता है तो पॉजिटिव एरर कहलाती है। पॉजिटिव एरर में माप करने के बाद हमको उतना माइनस कर देना पड़ता है, और नेगेटिव एरर माप करने के बाद हमको उतना ऐड कर देना पड़ता है। तो ये प्रैक्टिकली यदि आप इसको लेक्चर देखेंगे और वर्नियर को हाथ में पकड़ेंगे, तो मेरे को लगता है साथियों आपको और कहीं नहीं आना पड़ेगा, आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। ऐसे ही एक है टूल स्क्रू गेज। स्क्रू गेज किसी तार का डाया लेने काम में आता है, बारीक तार का, उसको हम लोग यहाँ लगाते हैं। सेम थिंग भी यहाँ भी है कि उसका जो मेन स्केल के खाने हैं और जो स्क्रू गेज के जो रिवॉल्विंग स्पिंडल है, रोटेटिंग स्केल है, इसके खाने हैं, उसके डिफरेंस से लिस्ट काउंट बनती है। तो 1 अगर सेंटीमीटर में 100 है तो 0.01 mm इसकी लिस्ट काउंट हो गई, और 0.001 सेंटीमीटर वी कैन से इट। इसका भी वही तरीका है, इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि त्रुटि दूर कर सकते हैं। तो इन चीजों का यूज आना और करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि यूनिवर्सली करेक्ट होनी चाहिए। आज हमको एक चीज डेवलप करानी है, बड़ी असेंबली, हम उसको लेकर तो जा नहीं सकते हैं, कि हमको कोई चीज भारत में रह के जर्मनी से करवानी है, हम भेज तो सकते नहीं है, तो हम लोग माप रहे हैं। तो जो आप यहाँ मापते हैं वही जर्मनी वाला भी मापना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, नहीं तो गलत पार्ट बन जाएगा और आपकी मशीन में नहीं आ पाएगा। तो हमको इन सब चीजों को पढ़ने का अच्छे से एक्यूरेसी होना बहुत जरूरी है। अब आप देखिए क्रिटिकल मेंटेनेंस। क्रिटिकल मेंटेनेंस में एक टीम तैयार रहती है, क्योंकि वो तजुर्बेदार टीम होती है, बहुत क्वालिफाइड टीम होती है। उनके हर तरह के स्पैनर्स उपलब्ध होते हैं बिल्कुल सीक्वेंस में। सपोज
आप ये देख रहे हैं कि बोट डूबने वाली है, इसके अंदर एक ब्रेकडाउन आ गया है। ऐसा एयरक्राफ्ट में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है ऐसा। तो ये टीम तत्परता से उस फॉल्ट को दूर कर देगी और वो ब्रेकडाउन बच जाएगा, ये बोट डूबने से बच जाएगी। इसको क्रिटिकल मेंटेनेंस बोलते हैं। अब आप देखिए प्रोडक्ट चेकिंग्स में कि आजकल ज्यादातर सेंट्रल लुब्रिकेशन सिस्टम दिए होते हैं। सेंट्रल लुब्रिकेशन सिस्टम में क्या होता है, मैंने ये सेंट्रल लुब्रिकेशन ग्रीस का लिया हुआ है, ग्रीस है इसके अंदर, हाई टेम्परेचर ग्रीस। यहाँ पे एक लीवर दिया हुआ है, इस लीवर की फ्रिक्वेंसी होती है कि 24 घंटे में एक बार उसको पुश कर दो या 24 घंटे 2 बार पुश कर दो, मशीन 24 घंटे चल रही है तो ग्रीस जाती रहेगी। इसका मतलब ये नहीं होता रिलैक्स है कि हमने पुश कर दिया और ग्रीस जा रही है। हमको टाइम टू टाइम देखना पड़ेगा कि इनके अंदर कोई जैमिंग्स तो नहीं है। हम सोच रहे हैं ग्रीस जा रही है और ग्रीस जा नहीं रही है, रुक गई है, अंदर कुछ सूख गया है, अंदर कोई बबल आ गया है, तो इसके प्रोडक्ट चेक्स होते हैं, चेकलिस्ट होती है, वो करना बहुत जरूरी है। ऐसे आप देखिए ये जो पीसीबीज है, इनको क्लीन करने का तरीका होता है। इनको हम कंप्रेस एयर से साफ नहीं कर सकते, कि कंप्रेस एयर में कंडेंस वाटर आता है। इसके लिए आपको ड्राई एयर चाहिए या सक्शन यूनिट्स यूज कर सकते हैं, और ये पीसीबी साफ होनी चाहिए, इनका रखरखाव प्रॉपर होना चाहिए, तभी ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स सुरक्षित रहेंगे, माल फंक्शनिंग नहीं करेंगे। माल फंक्शन कमांड ना कुछ दे रहे हैं, काम कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं होगा और बिगड़ेंगे नहीं। टेम्परेचर का फर्क भी देखना पड़ेगा, उसके स्टोरेज करने के लिए हमको उचित टेम्परेचर जो मैंने ने दिया है वो मेंटेन करना पड़ेगा। ये सब चीजें हैं इसके अंदर। इसके बाद जब भी मशीन मेंटेनेंस होगी नेक्स्ट ड्यू ऑन, जैसे आप लोग बच्चों कब कौन सी अच्छी मूवी आने वाली है बहुत ध्यान रखते हैं, ऐसे मशीन मान लो आपने मेंटेन कर दी तो उसका अगला ड्यू कब है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्ली मेंटेनेंस कर सकते हो लेकिन मेंटेनेंस लेट होना अच्छा नहीं है। जल्दी कर सकते हो मेंटेनेंस, 2 दिन पहले कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 10 दिन बाद करना घातक हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। इसके बाद आप देखिए कि मेंटेनेंस हमने सब कर ली, क्या की उसके बाद हर मेंटेनेंस के बाद में उस इक्विपमेंट की, उस मशीन की परफॉर्मेंस देखी जाती है कि जो मेंटेनेंस की है उससे फायदा क्या हुआ, मशीन अच्छे आरपीएम पे चल पाती है कि नहीं चल पाती है, उसकी एफिशिएंसी कितनी आती है, उसमें प्रोडक्शन कितना आता है, उसमें कोई लीकेजेस तो नहीं है, बिजली की कॉस्ट कितनी आती है, अगर एयर इक्विपमेंट्स हैं तो एयर कंजम्पशन कितना आता है। अगर ये सब चीजें कंट्रोल हो रही हैं तो हमारी मेंटेनेंस बहुत अच्छी है। तो इनमें से एक भी चीज बराबर नहीं है तो हमको फिर से उसको मेंटेनेंस लेकर ठीक करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कहीं ना कहीं क्या गड़बड़ हो रही है। तो साथियों मैंने आपको बताया कि मशीन को मेंटेनेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम अच्छा मेंटेन करेंगे तो मशीन लंबे टाइम तक चलेगी, हमें बहुत सारी प्रॉब्लम से बचा लेगी और